स्वागत है दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथियों, वीडियो मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है और इन्हीं 50 क्वेश्चंस में हम सभी राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप सभी से एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं सभी को विस्तार में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम सभी अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साथियों, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी को भी गेस करने हैं। साथियों, जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो तीन शब्द कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका बार बार हमारे क्वेश्चंस में आते हैं। तो चलिए पहले इसे ही हम सभी ब्रीफ में समझ लेते हैं। बात की जाए अगर विधायिका की, तो साथियों इसे इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहा जाता है और विधायिका का काम देश के लिए कानून बनाना है। और कानून बनाता कौन है? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाता है। याद रखिएगा कि विधायिका का काम देश के लिए कानून बनाना है। और बात की जाए अगर कार्यपालिका की, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो कार्यपालिका का मुख्य काम उन कानूनों को लागू करना है। जबकि बात की जाए अगर न्यायपालिका की, तो दोस्तों न्यायपालिका का काम उन कानूनों की समीक्षा करना है। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में कानून को लागू करना कार्यपालिका का काम है और कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, याद रखिएगा कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको, भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। और साथियों, आपको एक और बात याद रखनी है कि देश का संवैधानिक प्रधान भी राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी ने तीन क्वेश्चंस को कवर किया। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता निम्न में से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सभी को पढ़ने हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता निम्न में से कौन सा नहीं है। साथियों, बात करें अगर हम इन ऑप्शंस की, भारत के राष्ट्रपति होने वाले उम्मीदवार के लिए जरूरी है भारत का नागरिक होना, वह 35 वर्ष की आयु से अधिक हो। यह भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि भारत का राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, यानी वह लोकसभा का सदस्य होने के लिए काबिल हो। साथियों, हमारा चौथा ऑप्शन है, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यताओं में से ऑप्शन डी सही नहीं है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए कहीं भी वर्णित नहीं है। साथियों, अब आइए हम सभी जानते हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए पात्रताएं या योग्यताएं। बात की जाए अगर भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए पात्रताओं की, तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह भी आपको याद रखना है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करता हो। अब साथियों, इसमें एक शब्द आया है लाभ का पद, जिन्हें हम सभी जानेंगे। बात करें अगर लाभ के पद की, तो साथियों कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हो या केंद्र सरकार में मंत्री हो या राज्य सरकार में मंत्री हो, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, केंद्र सरकार में मंत्री हो या राज्य सरकार में मंत्री हो, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। साथियों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। साथियों, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम सभी ने देखा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है और एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। यानी जैसे अमेरिका देश में कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति हो सकता है, ऐसा भारत में नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है और भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम समझे कि आखिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत पद्धति होता क्या है, तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे हम एकल संक्रमणी मत पद्धति की। एकल संक्रमणी मतलब जो हार रहा है, यानी मान लीजिए ए बी सी तीन लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए खड़े हैं और जिसे कम पसंद किया गया, यानी मान लीजिए कि सी को कम पसंद किया गया, तो उसके वोट को अन्य उम्मीदवारों में डिवाइड कर दिया जाएगा। और समानुपातिक का मतलब हो जाएगा कि वोट आपको सभी को देना है, लेकिन अपने पसंद के अनुसार। यानी मान लीजिए कि बी आपको ज़्यादा पसंद है, ए आपको दूसरे नंबर पर रखना है और सी को आपने तीसरे नंबर पर रखा। तो समानुपातिक का मतलब यह हो जाएगा कि वोट आपको वरीयता के हिसाब से देना है। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब हो जाएगा कि जो हार रहा है उसके मत को अन्य में डिवाइड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आइए अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक की संख्या 50 होनी चाहिए। यानी राज्यसभा या लोकसभा से 50 लोग यह बोले कि हाँ मैं इन्हें सपोर्ट करता हूँ, मैं इसका प्रस्तावक हूँ। और 50 ही अनुमोदकों की भी संख्या होनी चाहिए। यानी कम से कम 100 सांसद का समर्थन राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए एक व्यक्ति को चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों की संख्या 50 होनी चाहिए और अनुमोदकों की भी संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किसके द्वारा किया जाता है। तो साथियों ऑप्शन से निर्वाचन आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव संचालित निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। साथियों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। यहाँ पर आप सभी से अनुच्छेद पूछा गया है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है और यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। साथियों, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है और यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 71 में उपबंधित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। साथियों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों का होता है। याद रखिएगा, संविधान के आर्टिकल 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। और हम बात करें अगर अन्य देशों की, तो साथियों अमेरिका देश के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है और यूरोप के देश स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ 1 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सम्मिलित कौन कौन होता है। साथियों, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में आर्टिकल 54 में बताया गया है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सभी सांसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी चुने हुए सांसद और भारत के सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित होते हैं। अब इसमें आप सभी को ध्यान यह रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, वे वोट नहीं करते हैं और ना ही जितने भी राज्य में विधान परिषद हैं उनके सदस्य वोट करते हैं। तो साथियों इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय सांसद यानी राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। तो साथियों इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अतिक्रमण करने की स्थिति पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया संसद के द्वारा महाभियोग से प्रारंभ होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में नहीं। तो अब संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। यानी संसद के किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो साथियों इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया संसद के द्वारा महाभियोग से शुरू होती है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। साथियों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण हुआ हो या ना हुआ हो तो भी महाभियोग लगने के बाद अपने पद से इस्तीफा देना होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग लगने की परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव को कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
तो साथियों इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव को कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगने पर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगने पर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? साथियों भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाया जाता है और राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में आर्टिकल 60 में उपबंधित है। इसे आप याद रखिएगा, यानी राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। यह भारतीय संविधान के 60 में बताया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। नेक्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? साथियों भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति की स्थिति में राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और हमारे क्वेश्चन पूछा गया है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो साथियों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? साथियों राष्ट्रपति के देश के बाहर होने की स्थिति में या पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति के द्वारा उनके कार्यभार को संभाला जाता है। लेकिन अगर दोनों यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संभाला जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों में भर लिया जाना चाहिए? ऑप्शन बी 6 माह इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के पद को 6 माह के भीतर भर लिया जाना चाहिए, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार राज्य से थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 1962 के मध्य तक रहा था और इनका कार्यकाल भी लगातार 2 बार रहा है और यही भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति बने रहे थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे थे, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? साथियों भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, जो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन सा है? साथियों भारत का केवल एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी थे, जो एक बार चुनाव हार गए थे, फिर बाद में वह निर्विरोध यानी सर्वसम्मति से चुने गए थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? साथियों ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो साथियों इनमें से हमारा ऑप्शन डी वीवी गिरी राइट आंसर हो जाएगा। वीवी गिरी जो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, इनकी मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हो गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? साथियों भारत का राष्ट्रपति सेना प्रमुख की नियुक्ति करता है, यह सही हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्य के राज्यपाल की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ई, यहाँ पर आपको ऑप्शन ई बना लेना है। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? साथियों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है?
साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। राजकीय भाषा आयोग की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग में बदल दिया गया है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? साथियों, इनमें से हमारा ऑप्शन सी राज्यपाल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी पर अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट है, किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? साथियों, भारत के संविधान के आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसे कम करने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत संरक्षित है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक महत्व के किसी भी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? साथियों, भारत के राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 143 के तहत किसी भी सार्वजनिक या कानून संबंधित विषय में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? तो साथियों, इसमें भी हमारा राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का कौन सहायता और मंत्रणा देता है? साथियों, राष्ट्रपति को सहायता और मंत्रणा संघीय मंत्री परिषद के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया है? ऑप्शन ए एम हिदायतुल्लाह राइट आंसर हो जाएगा। एम हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित कर चुके हैं। नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाना है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? साथियों, इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? साथियों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का कार्य है लोकसभा का सत्र बुलाने का, लोकसभा का विघटन करने का, लोकसभा का सत्रावसान करने का। लेकिन किसी भी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक को आहूत करना राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? साथियों, भारत के राष्ट्रपति की आर्टिकल 110 के अंतर्गत धन विधेयक को संसद में पेश करने से पूर्व सहमति आवश्यक होती है और जब राष्ट्रपति की सहमति पहले ही मिल गई है और विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता है। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? साथियों, भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो प्राप्त हैं, जेबी वीटो, निलंबनकारी वीटो और अंत्यांतिक वीटो। और इसमें से हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम सभी जानेंगे निलंबनकारी वीटो के बारे में। मान लीजिए कि कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति उसे संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। तब संसद उस विधेयक में या तो संशोधन करे या वैसे ही राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी हो जाता है। तो निलंबनकारी वीटो के बारे में आप सभी को इस तथ्य को याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा था? साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम एकमात्र वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जा चुका है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? साथियों, भारत के राष्ट्रपति को संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है और राष्ट्रपति संघ सूची, संवर्ती सूची के विषय पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्य सूची के विषय पर नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन संसद के अधिवेशन के आरंभ होने के अधिकतम 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है। नेक्स्ट है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो साथियों ऑप्शन ए विधायी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आयु 35 वर्ष हो, यह आवश्यक है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, यह भी आवश्यक है। देश का नागरिक हो, यह भी आवश्यक है। लेकिन राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? साथियों भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है यानी इसका राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? साथियों इसमें से हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 74 राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो साथियों राज्य की विधानसभाएं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेती हैं परंतु उसके महाभियोग में भाग नहीं लेती हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान देने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह, तो साथियों इसमें हमारा ऑप्शन सी वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा। तो मुख्यमंत्री भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा भाग लेती हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? साथियों भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन 5 लाख रुपए होता है और इन्हें आजीवन फ्री मेडिकल, चिकित्सा सुविधा, रहने के लिए आवास आदि भत्ते प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रपति होता है इसका वेतन टैक्स से मुक्त होता है। भारत का राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया भर में कहीं भी मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा उनके भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी और राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। तो इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? तो साथियों हमारे आखिरी क्वेश्चन का आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध का घोषणा करना या शांति का फैसला करने का कानूनी रूप से सक्षम राष्ट्रपति होता है, इसे आपको याद रखना है। साथियों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।